यस, तो हम लोग बात कर रहे हैं वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो लगभग लगभग मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, है ना। आज कुछ वैक्सीन्स के बारे में और बताने वाला हूँ। तो पहले तो आप हेपेटाइटिस बी, है ना, ये तो सबको पता है। और ये याद करना था आपको कि नेशनल प्रोग्राम में हम लोग इसको, है ना, बर्थ 6 10 14, ठीक है, वो आप जब एक पूरा जो ये वाला शेड्यूल है जब आप याद करोगे, नेशनल प्रोग्राम वाला, हम्म, कहाँ पे है ये, तो यहाँ से आपको सब चीजें याद हो जाएंगी, ये आपको रटना है। और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लो कई बार, है ना। जब आप लोग कई बार प्रैक्टिस करोगे तब आप इसको याद कर पाओगे, अदरवाइज याद नहीं कर पाओगे। तो इसकी सब लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब आप देखो, तो हेपेटाइटिस बी हमने बताया था कि ये आपको लगना है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लगाया है बचपन में, तो उसके लिए एक तरीका है 016। 016 यानी कि आज आप एक लगा दो, अपने भाई को जैसे लगवाना है या बहन को लगवाना है, तो 0 पे, फिर 1 पे, और फिर 6 पे। ठीक है, तो ये तरीका है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये सब वैक्सीन जो कॉमन वैक्सीन है ना, उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं हिब। आपको याद होगा हम लोग वहां पे जब पढ़ रहे थे, है ना, तो ये HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, बी भी है ना, बी वैक्सीन। कैसे लगाते हैं? तो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। ये आप लोग ऐसा कर सकते हो, जैसे ना, अगर आपकी जान पहचान का कोई पीडियाट्रिक का डॉक्टर हो, तो आप उसके यहाँ महीने भर वैक्सीन में उससे बोल दो कि डॉक्टर साहब बिठा लो। तो जैसे हर डॉक्टर क्या करते हैं, अपने दिन डिसाइड करते हैं वैक्सीन। दिन क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि उसी दिन वो वैक्सीन को निकालते हैं, है ना। और जैसे कुछ वैक्सीन हमने बताया था कि 3 घंटे रख सकते हैं, 4 घंटे रख सकते हैं। तो एक वायल निकालते हैं, और अगर उस दिन 4 5 बच्चे आ गए, सबको लगा दिए, सबसे पैसे ले लिए, तो वैक्सीन खराब नहीं होती है ना। तो जिनके यहाँ बहुत भीड़ होती है वो डेली वैक्सीनेशन करते हैं। जिनके यहाँ कम भीड़ होती है वो लोग हफ्ते में एक दिन ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि एवरी मंडे हम वैक्सीनेशन का काम करेंगे। तो अगर ऐसा आपको कोई आसपास मिल जाए ना, तो वहां पे कुछ दिन उनके साथ काम कर लो, या फ्री बैठ जाओ, देखो कि कैसे करते हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें याद भी हो जाएंगी, और आप देख भी लोगे। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हिब वैक्सीन जो है, ज्यादातर मैंने बताया कि इंट्रामस्कुलर अगर लगाएंगे तो कहाँ पे लगाना है, एंटीरियो लेटरल पार्ट ऑफ थाई पे लगाना है। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम में हम लोग हिप को किसके साथ देते हैं, पेंटावैलेंट वैक्सीन। और ये आप रट चुके हो पहले, पेंटावैलेंट वाला, राइट। पेंटावैलेंट में मैं आपको रटा चुका हूँ कि इसमें जो है DPT और हेपेटाइटिस बी, और इसके साथ में हिब, है ना ये। तो ये पेंटावैलेंट में 5 हमारी होती हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये छोड़ दिया है ना, आप फिर बताए दे रहा हूँ ऐसे ही, कि ये जो इंडियन एकेडमी का पीडियाट्रिक्स है ना, ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं सिर्फ नेशनल प्रोग्राम आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, जानबूझ के इंडियन एकेडमी का पीडियाट्रिक्स। लेकिन बता दे रहा हूँ कि अगर आपको पता रहे कि थोड़ा सा ना IAP ने कुछ कुछ चेंज कर रखा है, ठीक है। फिर देखो, लोकल एडवर्स रिएक्शन, लोकल पेन, रेडनेस, फीवर, रैश, है ना, ये किसी भी वैक्सीन में नॉर्मल इसी टाइप के साइड इफेक्ट्स आते हैं, कुछ खास नहीं है। और स्टोरेज अगर आप देखोगे, तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टोरेज यहाँ पे होता है ना। तो कुछ खास नहीं है इसके बारे में, पता है ज्यादातर चीजें आपको, और आप अंदाजा लगा सकते हो। देन बात आती है न्यूमोकॉकल वैक्सीन की। अब न्यूमोकॉकल वैक्सीन अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे न्यूमोकॉकल वैक्सीन 2 टाइप की है। एक है PCV। PCV हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, है ना, PCV। और ये PCV अगर आप, कॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, है ना। और एक है PPSV, ये ज्यादा कॉमन नहीं है ना, ये पॉलीसेक्राइड है। ये आपका न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट है। तो PCV हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये जो है क्या करता है ना, इसमें अगर आप देखो तो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी होती है ना, ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। तो प्रोटेक्ट
किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं? तो एक हो जाता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। दूसरा एक कान में इन्फेक्शन हो जाता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ठीक है। तो ये जो है आपका है, इसमें अगर हम इसको देते हैं इस वैक्सीन को, तो ये बीमारियां हमारी थोड़ी सी प्रोटेक्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें डोज अगर हम लोग देखें तो 0.5 ml, अगेन एंटी इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर हमने आपको बताया एंटीरियो लेटरल थाई। नेशनल प्रोग्राम में भी ये शामिल है ना। और इसका देने का तरीका आपको पता है, 6, 14 और 9। 6 और वीक, 14 वीक और 9 मंथ पे हमें देना है। इंडियन एकेडमी का पीडियाट्रिक्स वाला हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। कैचअप आप याद कर सकते हो और ना छोड़ सकते हो। स्टोरेज ये भी जो है हमारी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड की ही है ना। तो स्टोरेज याद रखें, क्योंकि बहुत डिटेल पढ़ोगे तो याद नहीं रहेंगी चीजें। तो आप हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बस पढ़ लो, याद कर लो, जिससे कि आपको अंदाजा रहे। यहाँ पे आ जाओ, अब रोटा वायरस के बारे में आपको बता दें कुछ कुछ बातें। रोटा वायरस। तो रोटा वायरस जो है, एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने पहले भी बताई थी और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है रोटा वायरस पे, कि ये जो है, जो बच्चों में डायरिया होती है उसमें मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है। तो चीफ कॉज ऑफ डायरिया, चीफ कॉज ऑफ डायरिया इन इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स में जो डायरिया है वो ज्यादातर रोटा वायरस से होती है ना, सबसे ज्यादा कॉमन है। और अगर इस वैक्सीन को हम लोग देते हैं, है ना, तो और यहाँ पे एक वैक्सीन की खास बात है, देखो ये ओरल दी जा रही है ना, ओरल पोलियो की तरह है। ठीक है। तो ओरल वैक्सीन है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें कई टाइप की वैक्सीन हैं। जैसे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रेन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक स्ट्रेन से है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 5 है ना। तो कितने स्ट्रेन से हम लोग बचाते हैं? जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना, कोविड में, कि कोविड में स्ट्रेन्स बदलते रहते हैं, है ना। इसी तरीके से जो कॉमन स्ट्रेन है ना, उसकी वैक्सीन सस्ती आएगी, एक स्ट्रेन की होगी सस्ती भी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग वैक्सीन है, अलग अलग स्ट्रेन की है ना। तो ये आपकी मोनोवैलेंट है ना, यानी कि एक स्ट्रेन से बचाती है। ये पेंटावैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है, और इसी तरीके से ये पेंटावैलेंट है। तो कितने स्ट्रेन से हमारी कोई वैक्सीन बचा रही है ना, ये आपको देखना होगा। और खास बात जो मैंने आपको बताया कि ओरली देनी है, तो ये वैक्सीन गिवन ओरली, ये भी आपको याद रखना है। ये हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया है, बता दिया है ना। तो यहाँ पे 5 ड्रॉप्स हम लोग देते हैं और ओरल देते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि कितनी ड्रॉप्स पिलाते हैं। तो 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो में हम लोगों ने क्या बताया था, ये शायद क्वेश्चन भी आपके उसमें हमने दिया था। तो पोलियो में हम लोग 2 ड्रॉप्स देते हैं, जबकि रोटा वायरस में, है ना, रोटा वायरस में हम लोग 5 ड्रॉप्स देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कितनी ड्रॉप वैक्सीन हम लोग पिलाते हैं। ठीक है। तो नेशनल प्रोग्राम में अगर हमने इसको रखा है, तो नेशनल प्रोग्राम में आपको याद रखो, नेशनल प्रोग्राम में 3 डोजेज देते हैं, 6, 10, 14 वीक। तो ये वाली जो पहली वाली है हमारी, यही वाली यूज करते हैं, रोटावैक, है ना। ये नेशनल प्रोग्राम में है, और इसको हम लोगों को 3 बार पिलाना होता है ना। 6, 10, 14 पे पिला रहे हैं हम लोग, 5 ड्रॉप पिलानी है ना। ये वाली नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड। तो मोनोवैलेंट यूज कर रहे हैं, रोटावैक यूज कर रहे हैं, है ना। और ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखो कि इसमें
अगर हमारा जो है किसी को डायरिया पहले से है, ऑन गोइंग डायरिया, तो पोस्टपोन वैक्सीनेशन। अगर किसी को पहले से डायरिया है, इट मे बी रोटा वायरस से ही हो, है ना, तो आपको उस समय वैक्सीन नहीं देनी है, आपको इंतजार करना है। और जब डायरिया ठीक हो जाए, पेट ठीक हो जाए, आपको तभी यूज करना है। इसको भी हम कब से रखते हैं, तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, हीट से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड यूज विद इन 4 आवर्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते, है ना। जब हमने वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया, है ना, जो भी उसमें हम लोग मिलाते हैं, नॉर्मल सेलाइन या जो भी मिलाना होता है, अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग होता है, तो उस समय आप उसके बाद 4 घंटे ही रख सकते हो। तो आई थिंक कि आपको ये चीजें कुछ कुछ याद हुई होंगी, कुछ कुछ समझ में आई होंगी। ठीक है। अब आप देखो, ये हो गया रोटा वायरस के बारे में। अब आप अगर यहाँ पे देखो, हमने जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में बताया था, मैं इसलिए बार बार चीजें बता दे रहा हूँ कि जिससे आपको याद रहे। और एक हमने डायग्राम आपको दिखाया था, शायद यहाँ पे लगा हुआ है। ये है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमने बताया था कि 2 वैक्सीन हम लोग ओरल यूज करते हैं, एक पोलियो वायरस और एक रोटा वायरस। याद आया? ये देखिए यहाँ पे। और अब यहीं पे आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना, कि जो हमारा पोलियो वायरस है, यहाँ पे 2 ड्रॉप होते हैं, और रोटा वायरस में 5 ड्रॉप होते हैं। तो 2 और 5 आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि ये क्या मतलब है। तो ओरल जो है रूट से 2 वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं, पोलियो वैक्सीन और रोटा वायरस वैक्सीन। अब आप देखो, यहाँ पे एक और वैक्सीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैक्सीन। और इस वैक्सीन का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसको हम लोग HPV बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अब अगर HPV के बारे में बात करें, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्यों इम्पोर्टेंट है, तो कई सारे बच्चों को पता होगा पहले से, है ना, कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में कॉज सर्वाइकल कैंसर। इसकी वजह से लड़कियों में या फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर की संभावना बनी है। अब ये सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, ये भी सबको पता होगा। अगर आप देखो तो ये आपका यूट्रस होता है, ये यूट्रस का डायग्राम मैंने बनाया है। ये फेलोपियन ट्यूब है, और यहाँ पे ओवरी होती है। और जो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है, ये वेजाइना से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है, तो ये आपका वेजाइना वाला पार्ट हो जाता है। और जो यूट्रस का लोअर पार्ट है, ये सर्विक्स कहलाता है। इसी सर्विक्स में यहाँ पे, है ना, इन्फेक्शन या कैंसर होने का चांस रहता है, सर्वाइकल कैंसर। अब सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, है ना, और एक कारण मैंने आपको क्या बताया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये हो सकता है। अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की अगर हम लोग बात करें, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कई टाइप के होते हैं, है ना। तो कॉमनली जो है हमारे 2 सीरोटाइप्स हैं, जिनसे ज्यादा संभावना होती है। तो सर्वाइकल कैंसर कॉमनली may be due to serotypes 16 and 18। ये याद रखना है आपको। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, कि जो हमारा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कई तरीके का है, इनमें जो सबसे कॉमन है वो है आपका 16 और 18, जिससे कैंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। दूसरी खास बात क्या है ना, कि इस वैक्सीन को हम लोग कभी भी लगा सकते हैं, है ना। तो जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज एज है, जो 45 साल तक हम लोग कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन आजकल हम लोग इसको प्रिफर करते हैं यंग एज में ही लगा दें, है ना, और लगभग 9 से 14 साल के बीच में। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा, आप लोग समझ लो अच्छे से, कि ये वैक्सीन जो सबसे ज्यादा अगर इफेक्टिव है या सबसे मजेदार है, तो दीज वैक्सीन्स आर मोस्ट इम्यूनोजेनिक। इम्यूनोजेनिक का मतलब कि एंटीजेनिक एक्टिविटी, है ना, यानी कि खूब सारी एंटीबॉडी बन जाएंगी एट 9 to
14 years ऑफ एज, है ना। यानी कि अगर लड़कियों की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 9 साल की जो हमारी स्टूडेंट होगी, लड़की होगी, है ना, वो क्लास 4 में होगी, है ना। और 14 साल का मतलब है, आप 5 कम कर दो यानी कि क्लास 9। तो क्लास 4 से क्लास 9 के बीच में हम लोग कभी भी लगा सकते हैं, है ना। और वैसे अगर एज में बात करें तो 9 to 14 ईयर ऑफ एज। और इसका जो प्रोटेक्शन होता है ना, ये भी आपको यहीं पे बता देता हूँ कि इसका जो प्रोटेक्शन है वो लगभग 10 साल तक रहता है। तो विद प्रोटेक्शन परसिस्टिंग फॉर एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स, यानी कि आपने वैक्सीन अगर पूरा फुल लगा दिया है तो 8 से 10 साल तक जो है आपको वैक्सीन का इफेक्ट रहेगा। इसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, बूस्टर डोज में रिक्वायर्ड। तो इसके बाद देन बूस्टर डोज में रिक्वायर्ड। बूस्टर डोज से फायदा ये होता है कि आप अगर बूस्टर डोज लगाते रहेंगे एक निश्चित समय के बाद, तो आपको पूरा कोर्स नहीं लेना पड़ता है दो। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, अब इसकी वैक्सीन के बारे में जरा देख लें। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 टाइप की वैक्सीन आपकी दी हुई है ना। पहला है सर्वरिक्स। अब ये जो सर्वरिक्स है, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 2। यहाँ पे 2 का मतलब मैं आपको बता दूं, 2 का मतलब है यहाँ नंबर ऑफ स्टेन। तो 2 है, तो यहाँ पे 2 स्टेन है। और 2 स्टेन कौन कौन से हैं, 16 और 18। गुडासिल में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के 4 स्ट्रेन है ना। और 4 में आपके 16 और 18 तो हैं, और 6 और 11 भी हैं। इसी तरीके से इसमें 9 स्ट्रेन है ना, टोटल 9 स्ट्रेन है, जो कि, है ना, 16 और 18 तो हैं, बाकी भी बहुत सारे स्ट्रेन कवर कर लिए। तो 3 टाइप की वैक्सीन है हमारे पास। एक 2 स्ट्रेन वाली जो मोस्ट कॉमन है ना, 16 और 18 जो हमें स्ट्रेन, है ना, कवर कर रही है। फिर 4 वाली है, और फिर 9 वाली। टारगेट एज की अगर बात करें तो टारगेट एज हमारा क्या है, गर्ल्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो गर्ल्स में 9 to 45 ईयर। तो तीनों ही वैक्सीन की हमारी सेम एज है। बॉयज में अगर बात करें तो बॉयज में अवेलेबल नहीं है, जबकि ये दोनों वैक्सीन हम लोग बॉयज में भी दे सकते हैं। जेनाइटल ऑर्गन का इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहलाती है। तो इसमें आप जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों को दे सकते हैं। नंबर ऑफ डोजेज की बात करें तो कैसे लगानी है आपको ये भी देख लो। नंबर ऑफ डोजेज, अगर आपने इसको अर्ली एज में लगाया है बिफोर 15 ईयर, तो आपको 2 डोज ही लगानी है। लेकिन आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद आप दे रहे हो, तो आपको 3 डोज लगानी है। ठीक है। अब 2 डोज कैसे लगाते हैं, तो 2 डोज लगाने का मतलब है, एक आप लोग 6 महीने के अंतर पे दे सकते हो। और जब 3 डोज आपको लगानी होती हैं, तो आप 016 वाला फॉलो करते हो। ठीक है। तो ये 2 डोज का है और ये 3 डोज का है। लगाने का तरीका क्या है ना, डोज एंड रूट की अगर बात करें तो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं। और हम कहाँ पे दे सकते हैं, अपर आर्म डेल्टोइड में दे सकते हैं। नेशनल प्रोग्राम में हमने इसको अभी शामिल नहीं करा है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट्स में हम लोगों ने देना शुरू कर दिया है। तो अगर आप देखो यहाँ पे नीचे स्टेट्स के नाम भी दिए हुए हैं। अच्छा, स्टेट्स के नाम नहीं दिए हुए हैं, है ना। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो है इसको यूज किया जाता है। और यहाँ पे कुछ जैसे दिल्ली है, सिक्किम है, पंजाब है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको शामिल कर लिया है। तो सम स्टेट्स, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, दिल्ली है, दिल्ली में हम लोग एकदम रिकमेंड करते हैं। सिक्किम गवर्नमेंट ने इसको कर दिया है। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो इन जगह पे अब हमने कंपल, लेकिन नेशनल इम्यूनाइजेशन का मतलब अभी सारी कंट्री में कंपलसरी नहीं करा गया है। ठीक है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहता है कि भाई आप सारी लड़कियों को दो, है ना, और कैंसर से बचाव करो, कम से कम इस वजह से कैंसर ना हो।
ठीक है। और टेम्परेचर आपको वही रखना है, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई थिंक आप लोग ये भी समझ पाए होंगे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? तो सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बताने जा रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर अगर देखा जाए तो ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वोमेन है ना। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो दिस इज सेकेंड मोस्ट कॉमन, सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वोमेन। अब बात आती है कि अगर ये सेकंड मोस्ट कॉमन है तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कौन सा है? तो पता होगा किसी बच्चे को? तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ भाई, कौन सा है फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर? कौन सा है, कौन बताएगा? देखो मैं, आप लोग लिखो जल्दी से चैट सेक्शन में। वेरी गुड, महविश कलीम ने लिख दिया, देखो। है ना, फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल तो ब्रेस्ट कैंसर है। आप सब लोगों को पता है, अक्सर आप सुनते रहते होगे। तो सेकंड हमारा सर्विक्स का है ना। और फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, राइट? यस। तो जल्दी से बताओ भाई कि कार्सिनोमा सर्विक्स किस वायरस से होता है? कार्सिनोमा सर्विक्स किस वायरस से होता है? तो HPV, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डायरिया इन इन्फेंट्स। बहुत बढ़िया। शेरिन खान एंड महविश कलीम, ये दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? बाकी सब कहाँ चले गए भाई? हिना अली, सानिया फिरदौस। जाड़ों में आप लोगों का मन नहीं हो रहा है हाथ निकाल के लिखने का? इतने सारे बच्चे हैं। शाजिया, शैलेश, रजिया, परी, पद्मा। पद्मा ने बहुत दिन बाद क्लास ज्वाइन करी। मासूम, लालचंद यादव, जानवी अग्रवाल, अमन वर्मा। सब लोग लिखा करो भाई थोड़ा सा, लाइमलाइट में आओ सब लोग, है ना। अब तो इतनी बार मैं बता चुका हूं कि अब ये सब चीजें रट गई होंगी। और कर लो इनके, फिर एमसीक्यू देंगे हम इम्यूनाइजेशन पे। पिछली बार के एमसीक्यू जानबूझ के थोड़े से टफ दे दिए थे, है ना। जो नहीं पढ़ाया था वो भी दे दिए थे, उनका डिस्कशन कर दूंगा किसी दिन, कल कर दूंगा। क्योंकि एक बार मुझे भी देखने पड़ेंगे क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है। एक दो क्वेश्चन गलत थे जिनको मैंने सही कर दिया है, तो आपका जो है जो मार्किंग थी वो फिर से चेंज हो गई। तो सही मार्किंग आपको दिख रही होगी, जिसने सही लगाया होगा उसको, उसका वैसा ही होगा। ठीक है। तो कौन सी दो वैक्सीन हैं जो हम लोग ओरली देते हैं, या कोई दो वैक्सीन बताओ जो ओरली दे सकते हैं? तो एक ओपीवी है और एक रोटा वायरस है। ओपीवी एंड रोटा वायरस। ठीक है। देन कौन कौन से सीरोटाइप्स हैं हमारे कार्सिनोमा सर्विक्स के, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कॉमन सीरोटाइप्स हैं? कॉमन सीरोटाइप्स 16 और 18। 16 और 18। ठीक है, 16 और 18। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन आती है?
ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन आती है? BCG। इसका फुल फॉर्म लिखना है आप लोगों को, BCG का फुल फॉर्म लिखना है। वेरी गुड, लगभग लगभग सही है, थोड़ी सी स्पेलिंग आपको देखनी पड़ेगी, सही स्पेलिंग। तो बेसिलस कालमेटी गुएरिन, ये था आपको, और ये आप लोगों को याद रखना है। मिशन इंद्रधनुष में हम लोग कितनी बीमारियों से बचाव करते हैं? 7। MMR में कौन सी 3 वैक्सीन है? MMR में कौन सी 3 वैक्सीन है? मीजल, मम्प्स एंड रूबेला। मीजल, मम्प्स एंड रूबेला। और MR में कौन कौन से हैं? MR में तो मम्प्स नहीं होती है, मीजल्स और रूबेला होते हैं। ठीक है, बढ़िया, बढ़िया। कोई ऐसी वैक्सीन बताओ जो इंट्रानेजल रूट से दी जाती है। बहुत बढ़िया, महविश, सानिया, हिना, बहुत बढ़िया। इन्फ्लुएंजा, तो इंटरनेजल रूट से हम लोग कौन सी देते हैं? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। बिल्कुल एकदम सही बताया आप लोगों ने, है ना, इन्फ्लुएंजा हम लोग यूज करते हैं। कौन सी 2 वैक्सीन हैं जिनके टॉक्सिन को कन्वर्ट करके वैक्सीन बनाते हैं? बहुत बढ़िया, शेरिन, शानिया। 2 टॉक्सिन आपको याद रखने हैं जिसका टॉक्साइड बना दिया गया। एक टिटनेस का टॉक्साइड बना दिया गया, एक डिप्थीरिया का टॉक्साइड बना दिया गया। तो टिटनेस और डिप्थीरिया, ये आपको पता होना चाहिए। पोलियो वैक्सीन जो है हमारी टेम्परेचर से खराब हो जाती है, हीट से खराब हो जाती है, तो उसके लिए एक स्क्वायर और सर्कल वो बना रहता है, उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, मैविस, वेरी गुड। उसको हम लोग बोलते हैं VVM। उसको क्या बोलते हैं? VVM। फुल फॉर्म तो पता ही होगी आप लोगों को, इसलिए इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जल्दी से लिख दो लेकिन एक बार फुल फॉर्म भी। कौन सी वैक्सीन है जो हम लोग लेफ्ट आर्म में लगाते हैं डेल्टाइड के इंसर्शन पे? डेल्टाइड के इंसर्शन पे लेफ्ट आर्म में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? वेरी गुड, BCG। BCG, वेरी गुड। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि ब्रेस्ट मिल्क में होता है? कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन ब्रेस्ट मिल्क में होता है? वेरी गुड, IgA। IgA इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। वेरी गुड। कौन सा है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है और बच्चे में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? IgG। IgG। प्राइमरी रिस्पॉन्स किससे आता है? वेरी गुड, IgM प्राइमरी रिस्पॉन्स। एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स बाय? IgG बाय सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एलर्जिक रिस्पॉन्स बाय?
तो एलर्जिक एस्थमा है तो आपका आईजीई बढ़ जाएगा। एलर्जिक अर्टिकेरिया है, कंजक्टिवाइटिस है, इन सब में आपका क्या होगा, आईजीई बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आप लोग पढ़ो, कल फिर और देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ते रहेंगे। राइट। और ये देखो हमने इसके टेस्ट आपके करवा रहे हैं चरक सूत्र के, आप लोग वो भी दो। डेमो वाला बैचेज में जाएंगे, बैचेज में जो डेमो वाला आपका वो ग्रुप है, उस डेमो ग्रुप में टेस्ट लगे हुए हैं, वरना आप फ्री लिंक से भी कर सकते हो। उसमें आप ये मत सोचो कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके कम मार्क्स आते हैं, 4 नंबर भी आते हैं, 10 नंबर भी आते हैं, 12 नंबर आते हैं, तो वो हम ना तो किसी को बताते हैं और ना जो है जरूरत होती है बताने की। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए लगाए गए हैं। तो आप लोग क्योंकि चरक सब लोग पढ़ चुके हो, चरक सूत्र है ना, थर्ड ईयर के बच्चे हो, है ना, तो आप लोग कम से कम उसको लगाओ, देखो, और एक किताब पलट के उसमें से कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लो। और प्रैक्टिस में है तो आप उनको दोबारा लगाओ जो गलत हो गए, है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा आप लगाते रहोगे तो आपका एआईपीजीटी भी तैयार होता जाएगा। तो पीडिया के तो आप लगा ही रहे हो, लेकिन आप जो है ना, उसको भी देखो थोड़ा सा, छोड़ो मत। तो अभी चैप्टर 1 to 5 लगाए थे मैंने, फिर 6 to 10 दिए हैं, और अभी सैटरडे को आपका चैप्टर 9 to 12 होने वाला है टेस्ट। तो आप थोड़ा सा अगर पढ़ते रहोगे, जल्दी जल्दी हल्का फुल्का पढ़ लो, और कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, आप एमसीक्यू तो लगा ही सकते हो। ठीक है, तो एमसीक्यू आप जरूर लगाओ, और इसमें आप ऐप में जो आपके गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, आप सिर्फ उनका रिवीजन कर लो, उनका रिवीजन करके दोबारा लगाओ, तिबारा लगाओ, 2-3 बार लगाओगे तो कुछ चीजें जो बेसिक है ना वो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। तो कोशिश करो, टाइम अपना मत वेस्ट करो। आप बस में जाते हो, बैठते हो, है ना, कॉलेज जाते हो, कभी खाली टाइम है तो बैठ के कहीं भी जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो एक बार बैठ के लगा डाला। तो प्रैक्टिस आप लोग करो। ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल स्टूडेंट।